Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 13th lecture in the lecture series of Geomorphology, in which we are going to talk about the continental drift theory, which is the theory for the formation of the continents and the oceans. We are going to discuss about the assumptions made by the Taylor and also about the forces which are involved in the continental drift theory. And at last, we will be talking about the limitations of the continental drift theory because of which it is rejected, and now the most accepted theory is the plate tectonic theory. But before that, you have to answer some questions. What are the reasons behind the formation of the seasons? What is summer solstice and what is the winter solstice? What is the reason behind the aphelion and the perihelion? Guys, if you don't know the answer of these questions, then please refer to my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubt regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. And guys, if you have not subscribed my channel yet, then please subscribe. Let's talk about the continental drift theory. It was given by F.B. Taylor in 1909 and it was published in 1920s. तो गाइस 1909 में ये बहुत बड़ी बात थी कि किसी ने ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हमारे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो गाइस F.B. टेलर बेसिकली एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट था एंड वो ट्राई कर रहा था क्लाइमेट के बारे में जानने की कि कैसे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पर क्लाइमेट डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ सेम टाइप की चीजें मिल जाती हैं। तो इसी को एक्सप्लेन करते करते वो पहुंचा हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर। अकॉर्डिंग टू हिम द होल कॉन्टिनेंट्स वर द पार्ट ऑफ द वन मेनलैंड जिसे उसने बोला पेंजिया एंड इट वॉज सराउंडेड बाय द ओशियन जिसे उसने बोल दिया पेंथलासा। तो पेंजिया वॉज सराउंडेड बाय द पेंथलासा। दिस वॉज बेसिकली द ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो बेसिकली गाइज जब कोई भी हमारी थ्योरी दी जाती है तो उसके लिए कुछ एज्यूम किया जाता है, क्योंकि पहले थ्योरी दी जाती है एंड उसके बाद उसके एविडेंसेस ढूंढे जाते हैं। तो पहले जो उसने एजम्पशंस ली वो बेसिकली क्या थी कि हमारी अर्थ के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। अपर पार्ट को उसने बोला सियाल, उसके बाद था सीमा एंड सबसे इनर पार्ट था नीफे। सियाल का मतलब हुआ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, सीमा का मतलब हुआ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, नीफे का मतलब हुआ निकल एंड आयरन। क्योंकि उसने देखा कि हमारे जो क्रस्ट थी वहां पर सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा था एंड उससे नीचे मिल रहा था सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम एंड सबसे नीचे था आयरन एंड निकल। तो उसने ये एज्यूम किया, उसने इन चीजों को नाम दिया सियाल, सीमा एंड नीफे। उसने बोला जो हमारी सीमा है वो बेसिकली ओशनिक क्रस्ट है जिस पर तैर रही है हमारी सियाल। तो बेसिकली सियाल इज फ्लोटिंग ऑन द सीमा। एंड उसने जो दूसरी चीज एक्सप्लेन की वो ये थी कि सिर्फ हमारी सियाल ही मूविंग है, मतलब सिर्फ कॉन्टिनेंट्स ही मूव कर रही हैं, लेकिन जो हमारी सीमा है दैट इज द ओशनिक क्रस्ट वो हमेशा स्टेबल रहती है एंड दैट इज इमोबाइल। एंड उसने जो लास्ट एजम्पशन ली वो ये थी कि पोलर वेंडरिंग हो रही है, मतलब कभी नॉर्थ पोल ऊपर आता है तो कभी नीचे आ जाता है। लेकिन गाइज आपको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये बहुत पुरानी थ्योरी है तो उसने ये एजम्पशन ले ली थी। ना उसने क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की यूजिंग द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अभी हमें ये जानना बहुत जरूरी है। उसने ये चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कैसे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पर क्लाइमेट होता है, कैसे वहां पर कुछ सिमिलैरिटीज भी मिल जाती हैं। उसने ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि अनस्टेबिलिटी ऑफ ओशियन क्यों है, क्योंकि उस टाइम पे ये बिलीव तो किया जाता था कि सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, मतलब सी का फ्लोर कॉन्टिन्यूसली बनता जा रहा है। तो उसने ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की हेल्प ली। तो गाइज उसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का यूज करके बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की एंड उसने बोला कि एक ही लैंड एरिया था जिसे बोला जाता था पेंजिया एंड वो एक वाटर बॉडी से सराउंडेड थी जिसे बोला जाता था पेंथलासा। तो बेसिकली वो क्लाइमेट के बारे में जानना चाहता था, क्लाइमेट पैटर्न को एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्सपर्टाइज हो गया था कि वो बेसिकली कॉन्टिनेंट्स एंड सीज की फॉर्मेशन पर पहुंच गया। तो गाइज अभी थ्योरी क्या है, कार्बोनिफेरस टाइम था नियरली 2 मिलियन ईयर्स पहले।
तो उसने बोला कि उस टाइम क्या था कि सिर्फ एक लैंड थी जिसे पैंजिया बोला, एंड इट वाज सराउंडेड बाय द वाटर बॉडी जिसे उसने बोल दिया पैंथलासा। तो उसने बोला कि आफ्टर सम टाइम इन बिफोर 1.35 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब अब से 1.35 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ कि वो पैंजिया बेसिकली रप्चर हो गया एंड उससे दो लैंड्स बनी, एक थी अंगारा एंड एक थी गोंडवाना। तो अंगारा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चली गई एंड हमारी गोंडवाना आ गई है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो गाइज यहाँ पर है पैंजिया एंड उसके आसपास है पैंथलासा। अभी ये रप्चर हो गई तो ऊपर हमारा चला गया अंगारा एंड नीचे आ गई है हमारी गोंडवाना लैंड। तो लेकिन गाइज अंगारा फिर से रप्चर हुई, गोंडवाना फिर से रप्चर हुई एंड गाइज आपको बहुत हैरानी होगी कि हमारी इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है लेकिन वो बेसिकली अंगारा का पार्ट ना होकर गोंडवाना लैंड का पार्ट थी। तो बेसिकली जब अंगारा लैंड रप्चर हुई तो बना हमारा नॉर्थ अमेरिका, बना यूरोप, एशिया बना एंड सम पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड। लेकिन गोंडवाना के रप्चर होने पर बना हमारा साउथ अमेरिका, उसके बाद बना हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया एंड द एंटार्क्टिका। तो हमारे अंगारा एंड गोंडवाना भी बेसिकली रप्चर हो गए। इंडिया था पार्ट बेसिकली हमारी गोंडवाना लैंड का, लेकिन आखिर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे पहुंचा? तो गाइस जब गोंडवाना एंड अंगारा लैंड बन रहे थे तो उनके बीच एक सी की फॉर्मेशन हुई जिसे बोला गया टेथिस सी एंड वहां पर एक प्लेट थी जिसे टेथिस प्लेट बोला जाता था। लेकिन जैसे जैसे इंडिया हमारी एशियन प्लेट के पास आना शुरू हुई तो बेसिकली हुआ क्या, ये टेथिस प्लेट खत्म होती गई एंड यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई हमारे हिमालयस की एंड हिमालयस आर द रीजन क्यों आज हम लोग एशिया का पार्ट हैं। तो गाइस आज बेसिकली ये कंडीशन है कि पहले कैसे सिर्फ एक मेनलैंड थी एंड एक ही ओशियन था एंड आज हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट हैं एंड 5 मेजर ओशियंस हैं। तो गाइस बेसिकली हमारे पास कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड द एंटार्क्टिका। और ओशियंस कौन से हैं? पैसिफिक ओशियन। गाइस जो पैसिफिक ओशियन की प्लेट है वो सबसे बड़ी है, इट कवर्स नियरली 20% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। देन उसके बाद है हमारा एंटार्क्टिक ओशियन, उसके बाद है इंडियन ओशियन। गाइस सिर्फ इंडियन ओशियन ही है जिसका नाम बेसिकली एक कंट्री पर रखा गया है, तो है इंडियन ओशियन। उसके बाद है हमारा आर्कटिक ओशियन एंड उसके बाद है सदर्न सी। गाइस सदर्न सी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आएगा कि ये तो साउदर्न हेमिस्फीयर में है और है भी ऐसा ही। एंड जो ओनली ओशियन है जिसका नाम हमारी कंट्री पर रखा गया है उसका है इंडियन ओशियन। तो 5 ओशियंस हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड द सदर्न सी। नाउ कमिंग टू द फोर्सेस जो बेसिकली इन कॉन्टिनेंट्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थी। एक तो गाइस इनमें लगा कि टाइडल करंट्स, मतलब कि जो फोर्सेस होती हैं हमारे सन और मून में जिसकी वजह से टाइड्स आती हैं उसकी वजह से ये रप्चर हुई। एंड जो दूसरी चीज थी वो ये थी कि पोलर फ्लिंग है, पोलर वॉन्डरिंग हो रही है, मतलब नॉर्थ पोल कभी ऊपर तो कभी नीचे जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें पता है, लेकिन उसने ये चीज एज्यूम की थी एंड अकॉर्डिंग टू हिम नॉर्थ पोल का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से बेसिकली क्या हुआ कि हमारे कॉन्टिनेंट्स नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट होना शुरू हुए। इसी वजह से क्या था कि गाइस मोस्ट ऑफ द लैंड एरिया इज प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में बेसिकली है हमारी सारी की सारी ओशियंस। तो गाइस इससे क्या हुआ कि हमारी जो अर्थ है वो ईस्टवर्ड मूव कर रही है, मतलब रोटेशन उसकी ईस्टवर्ड है, तो इसकी वजह से हमारे कॉन्टिनेंट्स वेस्ट की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू हुए। इसी वजह से क्या हुआ, हमारे मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हैं। लेकिन गाइस आपको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है एंड ये थ्योरी बाद में हो ही गई थी रिजेक्ट। तो गाइस बेसिकली क्या हुआ कि पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था जो हमारे लैंड को खींच रहा था, नॉर्थ पोल के ग्रेविटेशनल पुल के कारण लैंड ऊपर जा रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद नॉर्थ पोल नीचे आ गया, इसलिए कुछ लैंड हमारी साउदर्न हेमिस्फीयर में भी आ गई एंड ईस्टवर्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण हमारे कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं वेस्टवर्ड डायरेक्शन में। एंड गाइस उसने बोला कि वॉल्केनिज्म होती है क्योंकि बेसिकली जब ये सियाल एक दूसरे से टकराती है तो इनमें फ्रिक्शनल फोर्स बनती है,
फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो बेसिकली सियाल है वो डिस्ट्रॉय होती है एंड यहाँ पर होता है वॉल्केनिज्म। लेकिन आज के टाइम में हमें पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट एविडेंसेस ऑफ द ड्रिफ्ट थ्योरी। आखिर कौन से ऐसे एविडेंसेस दिए एफ.बी. टेलर ने जिसकी वजह से ये थ्योरी कहीं ना कहीं उस टाइम के लिए एक्सेप्ट हो गई थी। फर्स्ट वॉज द जिग्सॉ फिट। गाइज, आपने बचपन में कभी पजल गेम खेली है? कैसे उसमें एक बड़ी सी पिक्चर को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है एंड अकॉर्डिंग टू द शेप्स हम उन पार्ट्स को फिक्स करते हैं एंड एक चीज बन जाती है। तो गाइज, ऐसा ही कुछ हमारे कॉन्टिनेंट्स के साथ है। अगर हम लोग सारे कॉन्टिनेंट्स को धक्का मारकर एक ही जगह पर लेकर आने की कोशिश करें तो वो बेसिकली एक दूसरे में अच्छे से फिट हो जाते हैं एंड इससे पता चलता है कि एक टाइम पर ये सारे एक ही मेनलैंड का पार्ट थे। एंड ये बेसिकली है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका को अगर हम लोग धक्का मारें एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका के साथ ज्वाइन कर दें तो ये बेसिकली बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो रहा है। तो इसे ही बोला जाता है जिग्सॉ फिट। तो इससे बेसिकली ये चीज एक्सप्लेन होती है कि ये सारे एक ही कॉन्टिनेंट का पार्ट थे, एक ही मेनलैंड का पार्ट थे। एंड गाइस, ब्राजील एंड जो हिली पार्ट है हमारे नॉर्थ अमेरिका का वो भी एक दूसरे में अच्छे से फिट हो जाते हैं। तो ये सेकंड एविडेंस हुआ हमारी ड्रिफ्ट थ्योरी का। तो जिग्सॉ फिट में ही हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। एक तो है हमारे पास साउथ अमेरिका और अफ्रीका वाली एंड दूसरी है हमारे हिली रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका फिट्स इनटू दैट ऑफ ब्राजील। नाउ कमिंग टू द जियोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी, मतलब सिमिलर टाइप के रॉक्स मिल रहे हैं हमें डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में। अभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो सी में तैर कर आराम से वहां पर चले गए। नहीं गाइस, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि पहले वहां पर माउंटेन्स बन गए थे एंड बाद में जब रप्चर हो गए हमारे कॉन्टिनेंट्स तो वो बेसिकली डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स का पार्ट बन गए। तो गाइस, पहला है कि जो हमारे अपलेशियन माउंटेन्स हैं नॉर्थ अमेरिका में वैसे ही कुछ माउंटेन्स प्रेजेंट है हमारे स्कॉटलैंड में। बेसिकली उनके फीचर्स बिल्कुल सेम है, इसलिए हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये बेसिकली जियोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी है क्योंकि यहाँ के रॉक्स, यहाँ के माउंटेन्स बिल्कुल सेम हैं। तो गाइस, जो हमारे प्री कैम्ब्रियल रॉक्स हैं जो कि हमारे ब्राजील में मिलते हैं वैसे ही रॉक्स हमारे अफ्रीका में भी मिलते हैं। तो गाइज, इससे भी ये चीज एक्सप्लेन होती है कि जियोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी तो है एंड ये एक और एविडेंस है हमारी ड्रिफ्ट थ्योरी का। नाउ कमिंग टू द फॉसिल एविडेंसेस, मतलब डिफरेंट छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे प्लांट्स हैं वो बेसिकली डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पर मिल रहे हैं। गाइज, अभी आपको पता है कि प्लांट्स तो मोबाइल नहीं है, वो तो फिक्स्ड रहते हैं, तो कैसे उनके एविडेंसेस डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में मिल सकते हैं? तो इससे बेसिकली ये चीज ही पता चलती है कि कैसे बेसिकली हमारी सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही लैंड का पार्ट थे। अभी इसमें जो मेजर एग्जांपल है वो ये है कि जो मार्सुपियंस के हमारे फॉसिल्स हैं वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड में मिलते हैं। गाइज, एक मार्सुपियल के बारे में तो आपको पता ही है, वो है कंगारू। गाइज, मार्सुपियन बेसिकली ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है जिनके पास एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड जिसमें वो अपने बेबी को कैरी करते हैं। तो ऐसे ही कुछ एनिमल्स के फॉसिल्स पाए गए हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गोंडवाना में। तो गाइस, हमारे एक ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें बेसिकली जाइलम एंड फाइलम की जो प्रोडक्शन थी वो सबसे पहले हुई थी, मतलब उन प्लांट्स में थी। लेकिन गाइस, जैसा कि आपको पता है कि प्लांट्स तो इधर उधर जा नहीं सकते, तो कैसे उनके एविडेंसेस डिफरेंट जगह पर मिल रहे हैं? तो ये भी बेसिकली एक एविडेंस है हमारी ड्रिफ्ट थ्योरी का। तो गाइस, इसमें एक टर्म दी गई है हमारी ग्लोसोप्टेरिस। आप इसको जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसे आप चाहें, लेकिन जो ये बेसिकली हमारा ग्लोसोप्टेरिस है ये बेसिकली एक ऐसा प्लांट है जिसमें बेसिकली जो हमारी फाइलम है एंड जाइलम है ये सबसे पहले आई थी एंड इसके एविडेंसेस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में मिलते हैं एंड ये एक एविडेंस है हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। नाउ कमिंग टू द टेलाइट एंड द प्लेशियर डिपॉजिट्स। तो गाइज, ये क्या होते हैं? टेलाइट मतलब क्या होता है? मतलब ग्लेशियर्स के पीछे जो रॉक्स होते हैं उन्हें बेसिकली टेलाइट एंड प्लेशियर डिपॉजिट्स बोला जाता है।
गाइज अभी हमें बहुत डिफरेंट टाइप के रॉक्स बहुत डिफरेंट एरियाज में मिल रहे हैं, इवन इन द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो बेसिकली इससे क्या पता चलता है कि कभी ना कभी ये सेम एरिया का पार्ट थे, सेम लैंड का पार्ट थे, इसीलिए सेम टाइप्स ऑफ रॉक्स यहाँ पर बेसिकली मिल रहे हैं। तो बेसिकली गाइज जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो अफ्रीका में एंड ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, जो कि बेसिकली गोंडवाना लैंड का पार्ट थे, वहां पर मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली वो होते हैं जो कि रॉक्स की डिपोजिशन के बाद बनते हैं। मतलब जब हमारे रॉक्स की इरोजन हो जाती है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं एंड उन्हें दोबारा डिपॉजिट करते हैं हमारी विंड, रिवर एंड ग्लेशियर, तो सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। एंड ऐसे ही रॉक्स मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में एंड जो भी पार्ट थे गोंडवाना लैंड का। तो गाइस सेकंड एविडेंस है कि अफ्रीका में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर गोल्ड माइंस मिले, लेकिन सिमिलर गोल्ड माइंस मिल रही हैं हमारे ब्राजील में एंड अफ्रीका में। एंड इसको भी हम लोग एक एविडेंस ले सकते हैं इन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। नाउ कमिंग टू द लिमिटेशंस। गाइस अगर कोई भी थ्योरी एक्सेप्ट होती है तो उसके पीछे कुछ एविडेंसेस होते हैं। हमने एविडेंसेस के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं क्योंकि बाद में वो थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है। तो बेसिकली हम अब उसकी लिमिटेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से ये थ्योरी हो गई थी हमारी रिजेक्ट। तो गाइस पहली चीज तो ये ही थी कि ना तो ये अर्थक्वेक के बारे में समझा पाई एंड ना ही ये वॉल्केनिज्म के बारे में हमें अच्छे से समझा पाई। ना तो गाइज हमें ये समझा पाई कि क्यों आखिर जो माउंटेन्स होते हैं वो बेसिकली पाए जाते हैं एट द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन थी। गाइज यहाँ पर एक करेक्शन है, यहाँ पर गोल्ड लिखा हुआ है, इट्स बेसिकली द फोल्ड माउंटेन, जैसे कि बेसिकली होते हैं हमारे हिमालयाज। एंड ये चीज़ भी नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि वॉल्केनिज्म क्यों हमारी रिंग ऑफ फायर में एंड कैसे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ना ये एक्सप्लेन कर पाई कि सी स्प्रेड हो रही है एंड यहाँ पर अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, रिजेस कैसे बनते हैं, ट्रेचेस कैसे बनते हैं, ये कुछ भी नहीं एक्सप्लेन कर पाई हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है वो पहले तो ये है कि फोल्ड माउंटेन्स हमारे एजेस पर क्यों होते हैं कॉन्टिनेंट्स के। सेकंड की वॉल्केनिज्म की बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, सी स्प्रेडिंग कैसे होती है एंड ब्रिजेस एंड ट्रेंचेस की फॉर्मेशन कैसे होती है। ये थ्योरी ऐसा कुछ भी नहीं एक्सप्लेन कर पाई, इसलिए ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सी स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में जो रिजेक्ट हो गई थी एंड उसके बाद आएगी हमारी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, that is the plate tectonic theory. So guys, if you enjoy my video then do like, share and subscribe. Thank you.